वेलकम 11th। हमारा लास्ट क्लास में बेटा लास्ट टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा था फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, और उसमें आप लोगों ने एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक फॉर्मेट चेक किया था कि किस तरीके से हम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट रखते हैं, किस तरीके से पी एंड एल होता है और किस तरीके से हम उसमें बैलेंस शीट बनाते हैं। तो आपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग शायद क्वेश्चन किए होंगे और शायद नहीं भी किए होंगे, तो वो तो अभी बाद की बात है। मैं आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस आपके साथ कनेक्ट करूंगा, क्वेश्चंस नहीं कॉन्सेप्ट कनेक्ट करूंगा, और इस कॉन्सेप्ट के बाद हमारे सारे कॉन्सेप्ट फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट के खत्म हो जाएंगे और फिर हम इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं बेटा। तो हम आगे बढ़ रहे हैं अपने कंटेंट के साथ। हमने लास्ट क्लास में एक फॉर्मेट पढ़ा था, ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट हम कैसे बनाते हैं। तो आप लोगों को शायद याद हो कि हमने जब ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ा था तो वो कुछ ऐसा सा हुआ करता। इसमें आपने सबसे पहले यहां पर सेल डाली, सेल, और उसमें से आप माइनस कर रहे थे सेल्स रिटर्न। फिर आप यहां पर दूसरी आइटम लिख रहे थे क्लोजिंग स्टॉक। यहां पर सबसे पहले आपने लिखा था ओपनिंग स्टॉक, यहां आपने लिखा था परचेजेस और यहां माइनस किया था परचेज रिटर्न को, और उसके बाद आप यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख रहे थे, और यहां टोटल करने के बाद आपका बच रहा था ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर ये वाली साइड ज्यादा आ जाती तो इधर आ जाता ग्रॉस लॉस। तो ये वो बातें हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अब मैं आपको इसमें एक छोटी मोटी चीजों वाली बातें करा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में टीचर्स इसका एक 3 मार्कर क्वेश्चन जरूर बनाते। तो अब ध्यान देना जो जो आपको पढ़ा। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो भी इसमें लिखा हुआ है, इसमें ये जो भी लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये क्या है? ये वो है जो हमने प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगाया, जो भी हमने प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगाया। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक है प्लस नेट परचेजेस, यहां पर माइंड करना है इस बात को, नेट परचेजेस का मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और प्लस होने वाला कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस, होने वाला कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस। एंड आपको डायरेक्ट एक्सपेंस की पूरी लिस्ट बता दी गई है ऑलरेडी। तो ऐसा करके आपको क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्लियर है बात? ठीक है सर। और अगर अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो आपने टोटल बनाया, और अगर इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से आप क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से, बहुत ध्यान की बात है ये वाली जो लिखी जा रही है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से आप क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो तो जो चीज बचेगी वो क्या है? वो कॉस्ट है। किसकी? गुड्स की। कौन से गुड्स? जो आपने बेच दिए, जो आपने बेच दिए। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपने टोटल माल बनाया उसकी कॉस्ट, अगर इसमें से क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या है? जो नहीं बिका, अगर इसमें से क्लोजिंग स्टॉक हटा दो तो कॉस्ट किसकी बचेगी? जो माल बिक गया उसकी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मैं आपको यहां पे एक फॉर्मूला अगर लिख के बताऊं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसे मैं बेटा कॉक्स बोलूंगा आगे, है ना। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कॉक्स जो है वो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक है, तो मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलत बात आपको बताई है। ये बात एकदम 100% जेन्युइन है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस मिलके बनाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये फॉर्मूला आपके साथ जरूर चलेगा, 3 मार्कर के लिए आपको इसको यूज करना पड़ेगा। आपको ये बात समझ में आ गई? अब जो मैं दिखाना चाहता हूं उसको देखें। आप देख रहे हो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये वाला हिस्सा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये प्लस ये माइनस ये हिस्सा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको समझ में आ रहा है ना? तो अगर इसमें से
आप इसे हटा दो ग्रॉस प्रॉफिट को तो यही हिस्सा तो बचता है। ध्यान से देखना, अगर इस सेल में से आप इस ग्रॉस प्रॉफिट को हटा दो तो क्या हिस्सा बचेगा, ये वाला। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक तरह से नेट सेल्स में से, नेट सेल मतलब सेल्स माइनस सेल रिटर्न, नेट सेल में से अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो, नेट सेल में से अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो तो क्या आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलता है? हाँ सर, बिल्कुल मिलता है। वैसे बचपन से तो पढ़ते हो, सेल में से प्रॉफिट निकलते ही कॉस्ट बचती है, सेल में से प्रॉफिट माइनस होते ही कॉस्ट बचती है। ये बात समझ में आती? तो कॉस्ट निकालने के दो तरीके हैं, एक ये और एक ये। अब क्वेश्चन पता है आपसे क्या पूछेगा? हो सकता है आपसे ओपनिंग स्टॉक पूछ ले, हो सकता है आपसे ओपनिंग स्टॉक पूछ ले। अब अगर आपसे क्वेश्चन ने ओपनिंग स्टॉक पूछा तो आप क्या बोलोगे कि भैया अगर आपने हमें कॉस्ट बता दिया, अगर आपने हमें कॉस्ट बता दिया तो हम ओपनिंग स्टॉक निकाल लेंगे। क्यों? फिर तो आपको क्या चाहिए? परचेज चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंस चाहिए और क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, और कॉस्ट हुआ तो आप इन सबको एडजस्ट कर देंगे। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में होंगे तो आपको क्वेश्चन दे देगा, आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो फिर आप उससे सोचना कि वो नहीं दे रखे हैं, उसके लिए आप टेंशन मत लेना। क्लियर? आगे बढ़े। अब यहां थोड़ा सा आपके साथ क्वेश्चन कैसी बातें करेगा, थोड़ा वो जानना भी जरूरी। मैंने आपसे बोला कि भाई नेट सेल्स, एग्जाम्पल जरा ध्यान से समझना इनको। मैंने बोला नेट सेल्स है 1 लाख, मैंने आपको बोला ग्रॉस प्रॉफिट 25% है ऑन सेल्स। तो आप मुझे बड़े आराम के साथ इस क्वेश्चन में कॉक्स निकाल के दे सकते, क्योंकि आप मुझे बोलोगे भैया कॉक्स जो होता है, अगर नेट सेल्स में से, अगर नेट सेल्स में से आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो तो कॉस्ट बच जाएगा। मैं भी कहूंगा ठीक बात है। और नेट सेल कितनी है? 1 लाख है। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25% है किसका? सेल का। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 1 लाख का 25% आप आराम से निकाल सकते हो, जो कि खुद कितना हो जाएगा? 25,000। तो आपको बिना किसी समस्या के यहां पर कॉक्स मिल गया 75। तो मुझे बताओ आपको क्या दिक्कत है? आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको ऐसे दिया होता कि नेट सेल 1 लाख है और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो जो है वो 20% है, 20% है कॉस्ट का, चलो 25% कॉस्ट का, 25% है कॉस्ट का। अब आपके सामने थोड़ी समस्या आ जाए। समस्या क्या आती कि यहां पर दिया तो आपको सेल है और प्रॉफिट किस पे बोला है? कॉस्ट पर। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ता, क्योंकि जब आपको यहां पे आपने कॉस्ट निकाला था तो आपने सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट आराम से कर दिया था। लेकिन अभी ग्रॉस प्रॉफिट किस पर दे रखा है? कॉस्ट पर। और आपको गिवन क्या है? सेल है। तो शायद आपको थोड़ी दिक्कत यहां पर आएंगी, आएंगी ना? अब आप ध्यान से सुनो। ऐसे कंडीशन में क्या आप मुझे ये बताओ, क्या सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होती? होती है ना? अगर इसी बात को हम यहां पे करें, ये इधर आके प्लस का, तो मैंने कुछ नया तो नहीं बोला। तो सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन में सेल आपको 1 लाख दी है और ग्रॉस प्रॉफिट 25% कॉस्ट का है। आप कॉस्ट को ना एक्स मान, तो ग्रॉस प्रॉफिट एक्स का 25% हो जाए, तो 1 लाख और x का x अपॉन 4 हम यहां से कंसिडर कर सकते। तो 1 लाख इक्वल्स टू 5x अपॉन 4 और x इक्वल्स टू 1 लाख इंटू 4 अपॉन में 5। आपको यहां से x मतलब कॉस्ट 80,000 नजर आ गई। तो अब मुझे कॉक्स मिल गया 80,000। अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, अब मुझसे ओपनिंग स्टॉक वगैरह वहां पे कोई भी वैल्यू पूछे तो मैं उस तरीके से जा सकता हूं। तो अब मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं तो आपको एक एग्जांपल और लेके बताऊं अच्छा सा क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बनाऊंगा बेटा ना, अच्छा एग्जाम्पल। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 4,40,000, परचेसेस गिवन है 8,00,000, वेजेस
2 लाख, कैरेज इनवर्ड 1 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 1,40,000। ठीक है बेटा, वो कह रहा है कैलकुलेट नेट से, कैलकुलेट सेल्स इफ gross profit is 20% of cost of goods sold। तो मुझे बताओ इसमें आपको दिक्कत क्या आती है इस क्वेश्चन में। वो कह रहा नेट सेल बता दो या सेल बता दो, सेल भी बोल दे एक ही बात है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट 20% है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। क्या मुझे ये नहीं पता कि सेल्स इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट होती है? मुझे बताओ, क्या मुझे नहीं पता ये? हाँ सर बिल्कुल पता है। क्या मुझे कॉक्स निकालने का एक फॉर्मूला नहीं पढ़ाया गया? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या मैंने ये नहीं पढ़ा? सर बिल्कुल पढ़ा है। क्या मैं इसमें अपनी वैल्यूज पुट नहीं कर सकता? ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बताओ आप कितनी है? 4,40,000 प्लस परचेजेस, कितना है परचेजेस? 8 लाख, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं? वेजेस और कैरेज इनवर्ड दोनों ही डायरेक्ट में आते हैं, 3 लाख, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1,40,000। अब आप खुद ही बताओ, 8 4 12 3 15 40 में से 1,40,000 गए, 14 लाख। 14 लाख आपको क्या मिल गया? कॉक्स मिल। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बताइए आप मुझे खुद। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 20% है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, यानी कि इसी 14 लाख का 20% यानी 2,80,000। तो 16,80,000 आपको सेल मिल गई। आप मुझे समस्या बताओ, आपको समस्या? कोई समस्या नहीं, इजीली कर सकते हैं आप। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी मेरी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन में आराम से, बहुत आराम से कॉक्स के थ्रू इस तरह की बातें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो है मार्शलिंग ऑफ बैलेंस। हम बात करने वाले हैं मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। वो अलग बात है कि आपसे ये चीजें इतनी डिस्कस होती नहीं है स्कूल्स वगैरह में, और बहुत ही कम लोग आपको इन चीजों के बारे में पढ़ाने वाले हैं, यूज भी नहीं है इतना। लेकिन मेरा काम बेटा आपको बताना है, आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा तो आप जान लोगे इसके बारे में। तो मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट दो तरह से होती है। एक तो होती है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, और एक होती है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विड। तो हम इस तरह से मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट करते हैं। सर परमानेंस ऑर्डर बताएंगे? बेटा परमानेंस ऑर्डर में आप ध्यान दो, आपको क्या करना है। आपकी बैलेंस शीट ऐसी होती है ना, ये आपकी लायबिलिटी साइड होती है, ये एसेट्स होती है। तो परमानेंट ऑर्डर में क्या होता है, जो चीजें ज्यादा परमानेंट होती हैं उन्हें पहले दिखाया जाता है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग ज्यादा परमानेंट है या कैश? आप कहोगे सर लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग आपकी फिक्स्ड एसेट्स होती है, नॉन करंट एसेट, है ना। तो सबसे ज्यादा परमानेंट होती हैं आपकी नॉन करंट एसेट। नॉन करंट में फिक्स्ड बोल देते हैं, वैसे इनको समझा जाए तो इनको फिक्स्ड हम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर फिक्सचर, प्रॉपर्टी या प्रीमाइसेस जो लिखे होते हैं, गुडविल वगैरह, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं पैसा लगा रखा है लंबे समय, और उसके बाद आपकी करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स की लिस्ट के बारे में तो आप क्या बोलोगे? करंट एसेट्स की लिस्ट जो होती है उसमें आप कह लो स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ज्यादा करंट एसेट्स हैं आपके यहाँ मिलने वाली, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम। तो ये आपकी एसेट्स हमने परमानेंस के हिसाब से दिखाई हैं, जो ज्यादा परमानेंट हो पहले, उसके बाद लिक्विडिटी घटती चली गई। और अगर लायबिलिटी की बात करें
तो सबसे परमानेंट लायबिलिटी बिजनेस की कौन है? कैपिटल, क्योंकि कोई भी बिजनेस सबसे एंड में मालिक के पैसे देता है, पहले तो बाहर वालों को निपटाता है ना, पहले बाहर वालों को निपटाएगा, सबसे एंड में मालिक के पैसे देगा। तो फिर आप सबसे पहले कैपिटल डालेंगे। आपको पता है इसमें से आप ड्राइंग को माइनस करते हैं, और आपको यह भी पता है इसमें आप नेट प्रॉफिट को प्लस करते हैं। इसके बाद बच्चे आप दिखाएंगे नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में आपको ज्यादातर कौन मिलेगा? लोन, फिर भी डिबेंचर में नाम लिख देता हूं, मिलेगा नहीं। और करंट लायबिलिटी में जैसे आपके क्रेडिटर्स हो गए हैं, बिल पेबल हो गए हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए हैं, और एडवांस इनकम हो गई है। तो ये आपकी करंट लायबिलिटी। तो ये है हमारा मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। अगर हम आगे बढ़ाएं इसी बात को, तो इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी अगर आप जाएंगे, अगर लिक्विडिटी ऑर्डर में जाएंगे तो आपको सेम तरीके से ही काम करना है। लायबिलिटी एसेट्स, बस हमारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। उल्टी इन द सेंस, पहले करंट एसेट्स आ जाएंगी और उसके बाद नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगी। तो आपका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, मतलब पहले एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, इस तरह से उल्टा समझ जाना ना आप। एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। अब मैं सबको क्यों लिखूं फालतू में, इतना टाइम में क्यों खराब करूं आपका, और फिर इस तरह से सो ऑन। और ऐसे यहाँ पर सबसे पहले करंट लायबिलिटी, फिर नॉन करंट लायबिलिटी, एंड देन कैपिटल। तो मोर लिक्विड एसेट्स पहले दिखाई जाएंगी और लेस लिक्विड बाद में। तो इसे हम बोलते हैं मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। वास्तव में जो बैलेंस शीट बनती है ना, वो मार्शलिंग के हिसाब से बनती है, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में ये सब बातें ज्यादा डिस्कस होती नहीं है, तो इसलिए हम इन बातों को इतना करते नहीं है। लेकिन अगर आप एक अच्छे बच्चे की तरह बैलेंस शीट बनाएंगे तो मार्शलिंग आपको आनी चाहिए, आपको पता तो होना चाहिए एटलीस्ट की मार्शलिंग होती क्या है पहले। ठीक है बच्चे, इसके बाद ये आपसे आगे पूछ सकता है, बस थोड़ा सा कंटेंट हमारा इसमें और बच गया है। इसके बाद आपसे दो बातें और पूछ सकता है वो। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है वर्किंग कैपिटल बताओ, वर्किंग कैपिटल। तो अगर वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन आपसे पूछे तो सीए माइनस सीएल, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर देना, तो वर्किंग कैपिटल आप निकाल। बेटा एक चीज और बताता हूं आपको, शायद आपके स्कूलों में पढ़ाई जाए, शायद पढ़ाएं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में वीडियो हमारी एंड हो जाएगी, और 5 मिनट में पूरा चैप्टर आप कहीं से भी उठा के कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट मेरे साथ दो। ये मैंने वर्किंग कैपिटल जो लिखा है ना, सीए माइनस सीएल, तो समझ जाना सीए का मतलब करंट एसेट्स है और सीएल का मतलब करंट लायबिलिटी। ठीक है बच्चा, तो आगे बढ़ाते हैं इस बात को। जरा मेरी एक बात को थोड़ा फोकस करना, और फोकस क्या, पूरा फोकस करना, क्योंकि थोड़ा बढ़िया चीजें बता रहा हूं मैं। आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, यहां पर आप लोगों ने सेल्स डाल दिया, यहां आपने क्लोजिंग स्टॉक, यहां आपने ओपनिंग स्टॉक डाला, यहां परचेज डाला, यहां डायरेक्ट एक्सपेंस डाल दिए, और यहां से आप ले गए निकाल के ग्रॉस। एग्रीड? ये जो सेल है इसका नाम वास्तव में होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या नाम होता है इसका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये वो कमाई है जो किसी बिजनेस का काम होता है। देखो इस दुनिया में हर इंसान का एक ही काम है, बेचना। इस दुनिया में दूसरा कोई काम ही नहीं होता। आदमी पैसा कमाता है बेचकर, कोई गुड्स बेचता है, कोई सर्विसेज बेचता है। मैं सर्विसेज बेच रहा हूं, बाहर कोई गुड्स बेच रहा है, तो इंसान पैसा कमाता है बेचकर, सर्विस बेचकर या गुड्स बेचकर। और जो भी अपने काम से पैसा कमाता है उसका नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वो एक ही कमाई है बिजनेस की, उसका नाम क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको याद है इसके बाद आपने पी एंड एल पढ़ा, और उस पी एंड एल में आपने सबसे पहले क्या पढ़ा? उस पी एंड एल में आपने सबसे पहले पढ़ा कि हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहां लाते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा? कि हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहां लाते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। यस और नो? मुझे पता है आपने यस बोला है, हम यहां लाते हैं। इसके बाद हम यहां पर लेते हैं अदर इनकम, जैसे कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इस तरह की अदर इनकम। अगर मैं इन्हें बोलूं तो इनका नाम वास्तव में नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। वास्तव में इनका नाम क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो हमारे बिजनेस से जुड़ी हुई नहीं है। एग्रीड? और यहां पर हम लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस इन द सेंस
जो प्रोडक्शन से सीधे लिंक नहीं है। अब आपको नॉलेज के लिए एक बात बताता हूं, यहां आप माइनस करके क्या निकाल लेते थे, नेट प्रॉफिट निकालते थे ना, यानी इसमें इसे प्लस और इधर माइनस। तो अगर मैं आपको ये बात लिखता हूं यहां पर कि नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम यानी कि अदर इनकम और माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो मैंने आपसे कोई गलत बात तो नहीं कर दी, मैंने आपसे जेन्युइन बात करी है, बिल्कुल जेन्युइन बात करी है। ठीक है सर, आपकी जेन्युइन बात है, जेन्युइन है ना। अब आगे पढ़ो। ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं ना, ये वास्तव में दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ऑपरेटिंग जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, एक होते हैं नॉन ऑपरेटिंग जो बिजनेस से जुड़े हुए नहीं है। मैं अपने एकेडमी का रेंट देता हूं, ऑपरेटिंग। अपने वर्कर को सैलरी देता हूं, ऑपरेटिंग। मैंने एकेडमी चलाने के लिए ना या फिर एकेडमी खरीदने के लिए लोन ले रखा था, उस लोन पे ब्याज दे रहा हूं, ये तो मेरी कमजोरी है ना, मेरे बिजनेस की थोड़ी है। मैं बाहर से मैं लोन लेके उस पर इंटरेस्ट दे रहा हूं, ये लोन थोड़ी ना बिजनेस का काम, बिजनेस का काम लोन लेना होता है क्या? नहीं, बिजनेस मेरे बिजनेस का काम लोन लेना है क्या? अब मैंने लोन ले रखा है तो मेरी गलती है वो तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह है ये क्या आपके ऑपरेटिंग खर्चे हैं, ये क्या आपके बिजनेस से जुड़े हुए खर्चे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह है ये आपके खर्चे तो हैं, लेकिन ये आपके बिजनेस के खर्चे नहीं है। बिजनेस के खर्चे तो पता है क्या होते हैं, ऑपरेटिंग में क्या आते हैं, जो ऑफिस और एडमिन से जुड़े हुए होते हैं, ऑफिस और एडमिन से, जो सेल से जुड़े हुए हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, आप सैंपल बांट रहे हो, आप ऐड कर रहे हो, तो ये होते हैं ऑपरेटिंग, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग, ये होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो डेप्रिसिएशन भी आता है इसमें वैसे, ठीक है। तो ये हमारे हैं ऑपरेटिंग। तो अगर मैं आपसे यहां पर और थोड़ा इलेबोरेट कर दूं और मैं बोलूं नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आप मुझे ये बताओ मैंने क्या गलत? मैंने यही तो बोला, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ये इनकम माइनस ये खर्चे माइनस ये खर्चे, टोटल तो यही। ठीक है सर। और कोई हो सकता है आपसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में जानना चाहता हो सकता है कोई जानना चाहो, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट में से बस और बस अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल ना, इन ग्रॉस प्रॉफिट में से अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल देना, तो आपको आपके बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा कि आपका बिजनेस क्या आपको कमा। ठीक है। वैसे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस अभी 11th में डीप नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, ये होते हैं इसके अंदर, और साथ में डेप्रिसिएशन, ये तीन कंसिडर हमने कर बेटा। तो ये हमारा फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप का सारा कंटेंट, सारे कंसेप्ट ओवर हो गए हैं। हम एक वीडियो बनाएंगे अगली 25 से 30 मिनट की, जिसमें हम फिर से कुछ क्वेश्चंस करके और टॉपिक्स को क्लियर कर लेंगे, और फिर हम बनेंगे, दोबारा से मिलेंगे एडजस्टमेंट के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर बेटा, गुड नाइट, बाय बाय।